चूजे नजर आए सुस्त और उदास, हो सकते हैं बीमारी के कारक आसपास। दिल और जिगर पर रोग का असर, रह ना जाए प्रबंधन में कोई कसर। देखिए मुर्गियों में लीची रोग, लक्षण और बचाव, अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है मेरी। मास्टर को चूंटी की तरह मसल कर फेंक देना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम झूठ, दगाबाजी और बेईमानी से हमारे देश का भला होगा? मत भूलो कि हम ये चुनाव स्वदेश की खातिर लड़ रहे हैं। बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है। लुटेरे, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का। Our guest today on this special episode of The Journey. ये जो बेस माननीय प्रधानमंत्री बना रहे हैं, you are born to make a difference. Your program says it's a journey. It's the startup India. Do not go abroad. 10 more years. 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with Shaina NC. नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का करेंगे उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक लेंगे हिस्सा। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित होगा सम्मेलन। शनिवार को मनाई गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने योजना की उपलब्धियों के बारे में एक पुस्तक का किया विमोचन। मत्स्य पालन क्षेत्र में 2019-20 से 2021-22 तक 14.3% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाया। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए MNCFC को उत्कृष्टता केंद्र में बदलने को लेकर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक। कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव ने कृषि क्षेत्र और किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिया बल। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने के लिए सरकार के गंभीर प्रयास। देश की 14 अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को दिए गए अनुबंध। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत बढ़ रहा है गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को सुबह 10:30 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन तक चलने वाला IDF-WDS 2022 सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा लेंगे, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। IDF-WDS 2022 में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले यानी कि 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में अद्वितीय है कि ये एक सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी IDF-WDS 2022 में दिखाई जाएगी, जिसकी वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी है। सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा कृषि क्षेत्र और किसानों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देती रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहल की हैं। कृषि मंत्रालय ने फसल का अनुमान लगाने के बारे में सुदूर संवेदी उपग्रह और भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2012 में कृषि और किसान कल्याण विभाग से संबद्ध एक कार्यालय के रूप में एक विशेष संगठन महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्व अनुमान केंद्र की स्थापना की गई थी। हाल के समय में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को ध्यान में रखते हुए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कृषि संबंधी निर्णय करने के समर्थन में प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इस दिशा में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भूस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के क्षेत्र में MNCFC में उत्कृष्टता और मजबूत करने के लिए तकनीकी सलाहकार समिति की पहली बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। आहूजा ने कृषि क्षेत्र में कई हितधारकों द्वारा बेहतर निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक सूचना उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए उपग्रहों, ड्रोन, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
और राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो मत्स्य क्षेत्र में होने वाला अभी तक का सबसे अधिक निवेश है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश के मछुआरा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक फंड रखा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 600 करोड़ रुपए का बजट था और अब ये योजना 20,000 करोड़ रुपए की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। वो कभी भी किसी भी चीज में छोटा सोचते ही नहीं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन व सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि भारत सरकार मत्स्य क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। अंडर PMMSY की इंटरवेंशंस आर अंडरटेकन विद द एम ऑफ एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। These reforms and initiatives have such seen core infrastructure and development and modernization in Indian fisheries. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मत्स्य सचिव जतींद्र नाथ स्वाइन ने कहा कि मंत्रालय का मकसद मत्स्य क्षेत्र में व्यापार, कारोबार व निर्यात बढ़ाना है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि श्रिम्प हम लोग एल भनावी का ऊपर डिपेंडेंट है, ओवरली डिपेंडेंट। सो इंडिकस एंड मोनोडोन, ये जो श्रिम्प वेराइटीज है जो हमारा प्राइमरीली एक्सपोर्ट होती है, इसको करने के लिए वी हैव सैंक्शन सर्टेन प्रोजेक्ट्स। अनदर 2-3 years वी विल सी अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स ऑन दैट। गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। यही वजह है कि नीली क्रांति के जरिए सरकार देश में मछली पालन क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर चुकी है। देश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। देश के मछुआरा समुदाय के टिकाऊ विकास के संदर्भ में आजादी के बाद से ये योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना के रूप में देखी जा रही है। योजना के जरिए 2024-25 तक भारत सरकार ने इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। निश्चित तौर पर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए न केवल मछुआरा समुदाय का कल्याण और विकास होगा, बल्कि भविष्य में वो रोजगार, व्यापार और कारोबार कर आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने और उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपाय किए हैं। देश की 14 अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को अनुबंध दिए जाने के अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सिटी गैस वितरण, पाइपलाइन नेटवर्क विस्तार और CNG स्टेशनों की स्थापना से उपभोक्ताओं को जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ओडिशा में भुवनेश्वर चिड़ियाघर के निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए नामीबिया से चीता लाया जाएगा। और दुनिया भर में अनेक लोगों को कोरोना काल में अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले की नारा पंचायत की रीता देवी भी इन्हीं में से एक हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की और न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दिया। आइए देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले की रीता देवी पर ठीक बैठती है।
नौकरी जाने पर अनेक लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, लेकिन रीता देवी के सकारात्मक रवैये ने उन्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि आज उन्हें नौकरी से भी ज्यादा फायदा होने लगा है। एक निजी स्कूल में अध्यापिका के तौर पर काम करने वाली नारा पंचायत की रीता देवी की नौकरी कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते छूट गई थी। उन्होंने ऋण लेकर एलोवेरा की खेती शुरू की और इसके लिए उन्होंने एक हर्बल कंपनी की मदद से एलोवेरा के 5000 पौधे मंगवाए। आज उनके खेत एलोवेरा के पौधों से लहलहा रहे हैं। मेरे एक परिचित जो हैं, जिन्होंने एक कंपनी लगाई हुई है जो एलोवेरा के पौधे दे रहे थे, और मुझे उन्होंने समझाया कि आप भी मैडम एलोवेरा की खेती करें। रीता देवी ने बताया कि आज के दौर में हर्बल खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है और इसलिए उन्होंने एलोवेरा की खेती का निर्णय लिया, क्योंकि बाजार में एलोवेरा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। एलोवेरा की खेती में रीता देवी को परिजनों का भी सहयोग मिल रहा है। साथ ही उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया है। इनकम का साधन है, बहुत अच्छा साधन है, और मैं तो सबको कहना चाहूंगी जो हमारी ग्रामीण जो महिलाएं हैं कि वो इस एलोवेरा की जो खेती है इसको अपनाएं और इसको बढ़ावा दें। रीता देवी ने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिखी है और वे आज उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो कोरोना काल में नौकरी चली जाने के बाद हार मान चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल से, जिन्होंने पराली की समस्या से निपटने के लिए एक समाधान निकाला है। उनके मॉडल से किसानों को अब पराली का दाम भी मिलेगा और उसे जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलिए डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल से, जिन्होंने पराली में गोबर और ट्राइकोडर्मा मिलाकर एक ऐसा उत्पाद तैयार किया है जिसके उपयोग से मिट्टी की संरचना उपजाऊ बनेगी, साथ ही साथ पैदा होने वाली उपज भी गुणवत्तापूर्ण होगी। पराली से तैयार इस प्रोडक्ट का नाम हाइड्रोस्कोपिक पिलेट दिया गया है। डॉक्टर पल्लवी ने अब अपने इस मॉडल को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। डॉक्टर पल्लवी के इस प्रोजेक्ट से बड़ा फायदा ये रहेगा कि किसान पराली जलाने से बच जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। साथ ही इस पराली से हाइड्रोस्कोपिक पिलेट बनाकर किसान इसे बाजार में बेच सकेंगे, जिससे किसानों को अपनी पराली के दाम भी मिल जाएंगे। डॉक्टर पल्लवी का ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही वो इसे पेटेंट भी कराएंगी। किसान जो पराली को जलाते हैं उसको कम करने के लिए हम लोगों ने एक ऐसा कुछ मतलब ऐसा हाइपोथेसिस ले किया कि आप उसको ना जलाएं, रादर दैन उसको यूज़ करें, जिससे उसका कुछ इनकम भी जनरेट हो फार्मर्स का और हमारी क्रॉप्स को भी कुछ फायदा हो। दरअसल बाराबंकी के आवास विकास कॉलोनी की रहने वाली और राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ की प्रोजेक्ट वैज्ञानिक डॉक्टर पल्लवी ने साल 2020 में पराली पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने पराली पीसकर उसमें गोबर और ट्राइकोडर्मा मिलाकर उनकी गोलियां बनाने का काम शुरू किया, जिसे उन्होंने हाइड्रोस्कोपिक पिलेट का नाम दिया। इसके लिए उन्होंने बाराबंकी के सतावा और भानमऊ गांव के 10 से ज्यादा किसानों के खेतों पर अपने इस प्रोजेक्ट को डालकर उसका परीक्षण किया और उन्हें उम्मीद से काफी बेहतर परिणाम देखने को मिला। इस हाइड्रोस्कोपिक पिलेट को किसान ऑर्गेनिक खाद के रूप में प्रयोग करके न केवल अच्छी उपज पा सकते हैं, बल्कि इससे खेतों में सूखे की स्थिति से भी निजात मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि किसान पराली जलाने से बच जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, खेती को और ज्यादा उपजाऊ बनाने की कोशिश में जुटी डॉक्टर पल्लवी अब खट्टे फलों के उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी शोध करने जा रही हैं। बाराबंकी से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे।
जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 8 सितंबर को धान का भाव था 1700 रुपए। 9 सितंबर को उसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1675 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 सितंबर को सामान्य धान का भाव रहा 1585 रुपए। 9 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़ककर 1575 रुपए पर हुए। जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में धान के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 8 सितंबर को धान का भाव था 1800 रुपए। 9 सितंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 1830 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 सितंबर को धान 2200 रुपए पर बिकी। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 22,90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3,83,99,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 4,06,89,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। तेलंगाना में धान की बुआई बीते साल से 4,71,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं हरियाणा में 94,000 हेक्टेयर, नागालैंड में 78,000 हेक्टेयर और गुजरात में 55,000 हेक्टेयर। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी धान की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 59 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 13 करोड़ टन के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। विश्व स्तर पर भारत मसालों के उत्पादक और निर्यातक के रूप में पहले स्थान पर जाना जाता है। भारत के मसालों की मांग वैश्विक बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले कुल मसालों के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश से कुल मसालों का निर्यात 15,31,154 टन का हुआ है। वहीं काली मिर्च के निर्यात पर नजर डालें तो भारतीय मसालों में शामिल काली मिर्च का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस साल बढ़ा है। साल 2021-22 में हुआ काली मिर्च का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते साल के मुकाबले इस साल काली मिर्च के निर्यात में 10% बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से कुल काली मिर्च का निर्यात 19,980 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च के निर्यात में 1,883 टन की बढ़ोतरी हुई और कुल निर्यात 21,863 टन के पार जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर खासा जोर दिया है। कुल मसालों की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 के दौरान 1,11,17,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और कुल उपज 1,09,07,000 टन रहने का अनुमान है। वहीं गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च की खेती भारत में सबसे ज्यादा केरल में होती है। कुल काली मिर्च की उपज का 98% हिस्सा सिर्फ केरल से ही आता है। इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में भी काली मिर्च की खेती की जाती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल काली मिर्च की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के दौरान काली मिर्च की पैदावार 97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान काली मिर्च की उपज 1,41,000 टन रही थी। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहें, वहां ग्वार के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रोपाई करें, किन्नू के बागों से खरपतवार निकालें। इस समय प्याज की रोपाई कर लें, यही टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रोपाई करें। लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। साथ ही फूल गोभी की रोपाई करते रहें। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रोपाई कर लें। राजस्थान में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ धान के खेत में निराई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहें। इसके साथ ही टमाटर की रोपाई करें। गुजरात में लाल मिर्च की रोपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहें। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लो फ्लोर बसों की खरीद की सीबीआई जांच पर भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली में उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह पर पर्यटक फंस गए हैं। आगामी 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाएगा। देश भर में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अब तक का सबसे लंबा समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर चलाया जा रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5076 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 5970 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 214.95 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 17,81,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत में एक दिन का राजकीय शोक है। उनके सम्मान में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। निधन के बाद उनके आवास के इर्द गिर्द श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। चुनाव लड़ने को तैयार हूं, मगर एक शर्त है मेरी। मास्टर को चूंटी की तरह मसल कर फेंक देना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम झूठ, दगाबाजी और बेईमानी से हमारे देश का भला होगा? मत भूलो कि हम ये चुनाव स्वदेश की खातिर लड़ रहे हैं। बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे